5 राज्यों में चुनाव है, फिर लोकसभा चुनाव है, एक तरफ अलायंसेस की बात हो रही है, कांग्रेस पार्टी को कहां खड़ा देख रहे हैं आप अभी? देखिए, अच्छी बात यह है कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ खड़ा देख रहे हैं। आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस पार्टी को कहाँ लेटा देख रहे हैं। देखिए, खड़े हैं एक विश्वास में, खड़े हैं एक हमारे दायित्व में कि हमें इस समय में और इस आज की परिस्थितियों में हमें क्या करके देना है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि कब आप अपना वर्चस्व एक बार फिर कायम करेंगे, कब आप चारों तरफ अपना झंडा फहराएंगे। लेकिन अगर कोई गंभीर संजीदा बात आज करता है कि भारत की राजनीति में जो परिवर्तन आए हैं और व्यापक परिवर्तन आए हैं, इसमें दो राय नहीं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि फिर से कुछ परिवर्तन आए, तो आज के दिन, आज की परिस्थिति में जब तक सब जो विपक्षी पार्टियां हैं, बहुत सारी, शायद सब नहीं लेकिन अधिकतर जो विपक्षी पार्टियां हैं, जब तक वो आपस में कहीं ना कहीं कोई ऐसा संगठन ना बना पाएँ, हाँ, एक दूसरे के साथ ना आ पाएँ, तो शायद उन परिस्थितियों में अभी कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। हो सकता है 5 साल 10 साल बाद परिवर्तन आए, लेकिन आज नहीं आ सकता है। आज परिवर्तन लाने की अगर आवश्यकता है और उसको हम अनिवार्य समझते हैं, तो ऐसा गठबंधन, ऐसा अलायंस, ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता है और उसकी ओर अग्रसर हैं हम। बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और बहुत सारी उसमें कठिनाइयाँ अवश्य आती रहेंगी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आते आते अभी 2-4 महीने के अंदर आप एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे भारतीय राजनीति में। लेकिन बीजेपी कह रही है कि यूपीए नाम था, वो कारनामे हटाने के लिए, वो छाप हटाने के लिए आपने इंडिया नाम दिया, जिसको बीजेपी INDIA कहती है। पहला। दूसरा पार्ट, आप देखिए सर, अरविंद केजरीवाल साहब छत्तीसगढ़ में कैंपेन कर रहे हैं। दिल्ली में आपके खुद की कांग्रेस के लीडर्स, चाहे वो अजय माखन जी हो, संदीप दीक्षित जी हो रहे हो, कह रहे हैं साहब हमको अलायंस नहीं करना चाहिए। पंजाब इकाई कह रही है हमको अलायंस नहीं करना चाहिए। वहाँ आप NCP से बात कर रहे थे, आधी पार्टी टूट कर निकल गई। आपके अपने लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी, पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के साथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तो सेंटर पे जो थॉट है वो स्टेट में नहीं दिख रहा है। देखिए, हो भी नहीं सकता जिस तरह जो हमारी परिस्थितियाँ हमारे देश में आज हैं, तो उसमें सेंटर में क्या होता है और स्टेट्स में क्या होता है, उसमें बहुत दूरी है, बहुत उसमें डिफरेंसेस हैं। मुझे याद है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति जब पहले राष्ट्रपति नहीं बने थे, प्रणब दा, एक दफ़ा हम उनके साथ असम में या कहीं पर हम लोग यात्रा में थे, तो एक जगह हम चाय पीने के लिए बैठे, तो उन्होंने उस समय ये कहा था हमसे कि एक बात ध्यान में रखो, हमको ये तय करना पड़ेगा कि भारत पे राज करना है, यानी कि केंद्र में राज करना है, या हमें प्रांतों में राज करना है। आप ये चाहो कि आप केंद्र और प्रांत में दोनों जगह राज करो, ऐसा संभव नहीं होगा। अब ऐसा बहुत दिन तक हमको ऐसा दिखा, जब हम लोग UPA सरकार में थे तो हमको ऐसा लगा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये प्रयास किया कि दोनों प्रांतों में और केंद्र में भी एक ही राज हो, जिसको वो डबल इंजन राज कहते हैं। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है कि ये परमानेंट हो सकता है या एक स्थायी रूप से ये ऐसा हो सकता है। तो जब तक हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी क्रांति नहीं आती है, कुछ ना कुछ दूरी रहेगी। जो अपेक्षाएं हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं हैं, उसमें जो केंद्र में आप कर सकते हैं या कर पाते हैं, वो आप प्रांतों में नहीं कर पाएंगे। ये शायद अच्छी बात है, ये भारत का फेडरल स्ट्रक्चर का ये भी एक परिणाम है कि फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से आपको अलग अलग ओपिनियंस अलग अलग प्रांतों में देखने को मिलते हैं। ठीक है सर, बीजेपी, और हमने 15 अगस्त को और पहले भी सुना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा साहब 2 बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, एक परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार। कहा ये 2 चीज़ भारत से आपको हटानी पड़ेगी, तभी भारत का विकास होगा। देखिए,
इसमें मैं नहीं मानता हूं कि इस बात का समर्थन करने की आवश्यकता है या इस बात को नकारने की आवश्यकता है, लेकिन सिर्फ अगर बात आंकड़ों तक रहे तो भारतीय जनता पार्टी में, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं इसलिए कि हम पे ये आरोप लगता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 50, अगर 50 से ज़्यादा नहीं, ऐसे परिवार हैं जिनका वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी में है। वो लोग भी जो हमारे यहाँ से वहाँ गए हैं, उनका भी परिवारवाद से बहुत बड़ा संबंध है। ये शायद हमारी राजनीतिक जो परंपराएं हैं उससे जुड़ा हुआ एक सवाल है। क्या हम राजनीति से अगर अलग हो जाएं तो मुझे बताइए, स्पोर्ट्स में, कानून में, फिल्मों में, थिएटर में कौन सा ऐसा क्षेत्र है इस देश में जहां परिवारवाद नहीं है? नहीं होना चाहिए। सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए। बहुत जगह हमारे देश में सोशल मोबिलिटी आ रही है। शायद जो हाईटेक सेक्टर है, जैसे कंप्यूटर सेक्टर है, संभवतः अगर वहाँ की डेटा लिया जाए तो शायद वहाँ सोशल मोबिलिटी और क्षेत्रों से ज़्यादा है। लेकिन भारत का एंटायर बिजनेस का ढांचा वो परिवारवाद पर निर्भर है। हमारी स्पोर्ट्स में यही है, आपकी मीडिया में यही है। मीडिया में देख लीजिए, रेडियो पे देख लीजिए, टेलीविज़न में देख लीजिए, फिल्मों में देख लीजिए। तो ये बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि इसने बहुत अच्छे परिणाम हमारे देश को दिए हैं। लेकिन तब भी हम सब अगर ये मानते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ में सोशल मोबिलिटी होनी चाहिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी फालतू में इन बातों को कहती है। अब रही बात करप्शन की, और अगर करप्शन की बात करें तो क्या हम कर्नाटक की और हिमाचल की जो चुनाव के परिणाम आए हैं, जहां पर विशेष करप्शन को लेकर कैंपेन किया था कांग्रेस पार्टी ने, तो क्या हम ये मानेंगे कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो परिणाम आए हैं उनको सही नहीं कहा जा सकता, उनको गलत कहा जाएगा? करप्शन नहीं होना चाहिए, ये हम सब मानते हैं। करप्शन के कारण क्या है इस देश में हम सब जानते हैं, या कम से कम हमको जानना चाहिए। करप्शन हम दूर कैसे कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारे हमारे राजनीतिक मंच पर बहुत सारे एंटी करप्शन मूवमेंट्स आई हैं, कामयाब भी हुई हैं, और फिर वो करप्शन में ही लिप्त हो गई हैं। जैसे लोग कहते हैं कि रेवोल्यूशन ईट्स इट्स ओन चिल्ड्रन, ये हुआ है। करप्शन का जो रेवोल्यूशंस आए हैं उसमें ऐसा हुआ है। लेकिन करप्शन को कम करना है, ख़त्म करना है, तो कुछ बुनियादी परिवर्तन हमको हमारे व्यवस्थाओं में करने पड़ेंगे। वो कब हो पाएगा, कब हम लोग बैठकर आपस में आम सहमति बना पाएंगे, ये समय बताएगा। ठीक है सर, विदेश मंत्री के रूप में भी आपने सर्व किया। आज बीजेपी इस बात को कहती है कि जो भारत का मान सम्मान है ग्लोबली बड़ा है, प्राइम मिनिस्टर की जो इमेज है ग्लोबली वो और ताकतवर हुई है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की इमेज ताकतवर है, ये तो इसमें दो राय नहीं है, ताकतवर है। वो देश में किस कारण है और देश के बाहर किस कारण है, इस पर आप लोग समीक्षा कर सकते हैं, इस पर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन बस एक संशोधन उसमें मैं करूंगा कि आज हम G20 का बहुत प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। G20 को हम एक बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, लेकिन G20 5 साल पहले तो नहीं शुरू हुआ ना। हाँ। G20 किसके समय में, इसकी लेगेसी किसकी थी, कहाँ शुरू हुआ था, उसको क्यों भूल जा रहे हैं? क्या हम ये भूल रहे हैं कि नैम का ऐसे ही एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था जब इंदिरा जी ने स्वागत किया था, टीटो का उसका स्वागत किया था, कैस्ट्रो का स्वागत किया था, वो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो ये भारत की उपलब्धियाँ हैं, ये भारत की संस्कृति, भारत का प्रचार, भारत की सुविधाएं, भारत का इतिहास, इन सब की उपलब्धियां हैं जो समय समय पर उफान पर आती हैं, समय समय पर कोई विशेष प्रारूप लेती हैं, और उस समय का जो भी यहाँ का मुखिया हमारे देश का होता है उसको सेहरा बनता है। लेकिन कोई ये माने कि ये सेहरे की परंपरा मैंने शुरू करी है और ये पहली दफ़ा सेहरा बना है, तो
बात कुछ और बन जाती है। ठीक है सर, क्योंकि आपने सहरे की बात करी और आपने कहा अलायंसेज हैं, इंडिया अलायंस बना, अभी मुंबई में भी मीटिंग होगी, बीजेपी कह रही है कि आप लोग साथ आ गए हैं। अब आप बताइए, क्योंकि सहरा आपने कहा तो याद आया, बीजेपी पूछ रही दूल्हा कौन है। क्या देश एक कदम आगे बढ़ चुका है? देश जानना चाहता है कि अगर अगला चुनाव हो तो विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा? देखिए, विपक्ष का प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा, कौन होना चाहिए, इस पर चर्चाएं हो सकती हैं, लेकिन ये कोई स्क्रिप्ट हमारे लिए लिख के नहीं दे सकता है। ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आप ये नहीं कह सकते हैं कि पार्टी लड़ेगी उसके बाद देखेंगे कौन प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होना अनिवार्य है, लेकिन जब डेमोक्रेसी में आप आते हैं तो हमारे यहाँ नहीं, कितने ही डेमोक्रेसी के देश हैं, जो डेमोक्रेटिक देश हैं, जिसमें पहले एक पार्टी चुनाव लड़ती है, पार्टी चुनाव जीतती है और उसी में से लीडरशिप निकल कर आती है। यहाँ पार्टी के अलावा और बहुत सारी पार्टियाँ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं। कुछ को मालूम होगा कि कौन कहाँ पर कितना उपलब्ध रहेगा, कौन कहाँ पर कितना प्रभावशाली रहेगा, लेकिन अंततः जब पूरा अलायंस अगर चुनाव जीतता है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीतेगा, जब वो पूरा अलायंस इकट्ठा बैठेगा तब वो तय करेंगे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, किसको मुखिया बनना चाहिए। मुझे इसमें कोई समस्या नहीं दिखती, लेकिन लोग चाहते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि लोग चाहते हैं कि किसी का नाम ले दें ताकि दूसरे कहें तो अच्छा आप ही हैं, तो फिर हम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ना हम ऐसा करने देंगे। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि कल आप गए थे नए अध्यक्ष की शपथ ग्रहण में लखनऊ। अजय राय जी ने जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई, उन्होंने एक लाइन कहा कि हम चाहते हैं कि राहुल जी अमेठी में वापस आएं और प्रियंका गांधी जी बनारस से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ें। देखिए, वो चाहते हैं, अध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं, तो वो जो उनकी चाह है और जो उनकी मांग है, मान लीजिए उनकी मांग है, उस पर नेतृत्व मैं समझता हूँ कि निर्णय लेगा, उस पर सोचेगा, उस पर विचार करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, मेरी समझ ये है कि ऐसे निर्णय हम में से कोई भी लेकर सुना नहीं सकता दुनिया को। जब हमारा नेतृत्व फैसला करता है तो फिर वो घोषणा करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम एंटिसिपेट करके पहले से नहीं बोलते। कभी हमसे बुलाकर हमसे विचार विमर्श हो, हमसे परामर्श मांगा जाए तो हम अवश्य देते हैं, लेकिन हम ये मानिए कि ये हमारी परंपरा है, ये हमारी एक हमारा सिस्टम है कि हम इस बात को अपनी ओर से ऐसी घोषणाएं नहीं करते हैं। बहुत शुक्रिया। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.